हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं उत्सव कुमार आप सभी का अध्ययन तक में स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में पाषाण युग देखा था। आज हम लोग उसी क्रम में चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आरंभिक नगर क्या पढ़ेंगे? आरंभिक नगर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? आरंभिक नगर। ओके, चलिए। आरंभिक नगर इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, अब ये सभ्यता कब शुरू हुई, यानी ये नगरों का विकास सिंधु घाटी, ये आरंभिक नगर की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में कहाँ हुई, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आरंभिक नगर कब से शुरू हुई, ये देखिए 4700 साल पहले। कब शुरू हुई? 4700 साल पहले। कहाँ? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। कहाँ हुई? सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, मैंने बोला था पिछले क्लास में, मैंने बताया था क्या? पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लोग नदियों के किनारे रहने लगे थे। तो नदियों के किनारे जब रहने लगे तो वहीं पर नगरों का विकास होगा, गाँवों का विकास होगा, सारा कुछ होगा, क्योंकि लोग जहाँ रहेंगे वहीं से शुरू होगा सिटी का निर्माण, गांव का निर्माण, पंचायत का निर्माण, प्रखंड, ब्लॉक, जो भी हो जहाँ रहेंगे वहीं से शुरुआत होगा। तो शुरुआत कहाँ से? सब नगर, सब लोग एक जगह। देखिए मध्य पाषाण काल में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सब गुफा और पेड़ से बाहर आए थे। ठीक है, तो वो नदियों के किनारे रहने लगे थे, न कि शहर का कुछ बस्ती टाइप का निर्माण हुआ था। लेकिन जैसे ही उससे आगे हम लोगों ने बढ़ा तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे लोग वहाँ बसने लगे। तो धीरे धीरे आप लोग वो चीज़ तो जानते हैं कि प्रखंड, गांव, पंचायत कैसे बनता। तो उसी ढंग से लोग अब एक जगह रहने लगे, तो ज़्यादा लोग रहने लगे तो वहाँ शहर का निर्माण कहलाया, वहाँ सिटी बनने लगे, सिटी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उसी की सबसे पहला नगर, ठीक है, यानी आरंभिक यानी शुरुआती जो भी नगर का विकास वो कहाँ हुआ, वो 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे। ये चीज़, इससे ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यानी आरंभिक लोग भी सिंधु नदी के किनारे ही शुरुआत में रहना शुरू किए होंगे। ठीक है, आप अनुमान लगा के बोल सकते हैं ये चीज़। ठीक है, और को सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों के किनारे इन इन नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अब ये कौन कौन नदियाँ थी? 7 नदियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जिनमें से 5 महत्वपूर्ण हम लोग को जानना है। ठीक है, वो कौन कौन है? सिंधु नदी के 5 कौन कौन सहायक नदी? सतलज नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी। ठीक है, ये सभी क्या थे, ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को टेलीग्राम चैनल मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें इसके पीडीएफ मिलते रहेंगे, या यहाँ से स्क्रीन नोट करते जाइएगा। ठीक है, पीडीएफ से बढ़िया रहेगा, नोट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं अब डेली इस टाइम पे 10 बजे आप लोग के लिए इस ढंग के वीडियो चैप्टर वाइज, मैं आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर में टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियो लाता रहूँगा। तो कि आप लोग डेली से एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो ला के आप लोग को सारा क्लास 8 तक का सीटेट से पहले आप लोग का अच्छे से मैं करा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आपको तुरंत उसका ये रिप्लाई मिल जाएगा और आपको फिर से बता दिया जाएगा, या वीडियो के माध्यम से या कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी, सतलुज नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, ये कितनी हुई? 5। कितनी हुई? 5। ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सिंधु घाटी का नक्शा किस आकार का दिखता है? त्रिभुजाकार। किस आकार का? त्रिभुजाकार का, यानी त्रिभुजाकार का इस ढंग का होगा। सिंधु नदी किधर कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादातर किधर? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ फैली है। सॉरी, किधर फैली हुई है? नॉर्थ वेस्ट। अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, अब उतना मेरा नक्शा बढ़िया नहीं है, तो ये देखिए नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, तो इस जगह पे वे फले फूले, ठीक है, उनका विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता इधर नॉर्थ वेस्ट साइड में ज़्यादा डेवलप की। देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ था, ठीक है, उत्तर पश्चिम तक फैला था। इधर भी था, पूरब भी था, लेकिन कहाँ तक फैला था? उत्तर पश्चिम, यानी पूरब से लेके पश्चिम तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इस साइड भी था, इधर अफगानिस्तान ये वो जो था, ठीक है, सेंट्रल एशिया का पार्ट, इधर पूरा यहाँ तक नॉर्थ वेस्ट पूरा एकदम फैला हुआ था, नॉर्थ साइड। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था अभी कि 5 नदियाँ वो और 2 नदियाँ मिलके इनको क्या सैंधव प्रदेश भी कहा गया। 5 नदियाँ कौन कौन थी? सतलज, रावी, व्यास, झेलम। ठीक है, अब देखिए 5 वो 2 और नदियाँ मिलाकर क्या इन्हें कहा गया? सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये शहर के बारे में हम लोग कुछ जानें कि ये शहर कैसा था, वहाँ क्या था, किस ढंग का बनावट का था, क्या क्या वहाँ मिले हैं, क्या किस ढंग से उनको बांटा गया था। अब हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, विशेषता जानेंगे शहर की। ठीक है, शहर की हम लोग विशेषता जानेंगे। ठीक है, तो शहर जो था, ज़्यादातर शहर, ठीक है, ज़्यादातर शहर, ठीक है, क्या थे? उनका फैलाव किधर से किधर था? पश्चिम से पूरब। किधर था? पश्चिम से पूरब। किधर था? पश्चिम से पूरब की ओर था। ओके, ज़्यादातर क्या था? शहर, सिटी फैलाव किधर था शहर का? पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये शहर कितने भागों में बांटे गए थे? इसका भी एक अपवाद है, ये धौलावीरा, आगे चल के जानेंगे। ज़्यादातर शहर कितने भागों में बांटे गए थे? 2 भागों में। कौन कौन वो भाग थे? चलिए देखते हैं। पूरब में कौन सा निचला शहर? कौन सा पूरब में जो 2 भाग बांटे गए थे उनको क्या कहा गया? पूरब के भाग को निचला शहर, पश्चिम के भाग को नगर दुर्ग। ठीक है, अब इसका कारण जानेंगे, ठीक है, कि निचला शहर क्यों कहा गया। ठीक है, निचला शहर क्यों कहा गया और नगर दुर्ग क्यों कहा गया। चलिए इसका भी कारण हम लोग जानते हैं कि क्यों कहा गया। नगर दुर्ग जो पश्चिम में था, ठीक है, वो उसका कारण क्या था? नगर दुर्ग, देखिए मैंने क्वेश्चन भी डाला है कि नगर दुर्ग, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया, कि क्यों कहा गया। ठीक है, यहाँ कर लीजिए क्यों। क्यों कहा गया? देखिए किस लिए कहा गया नगर दुर्ग? इसलिए कहा गया क्योंकि उसका कारण था कि पश्चिम भाग में, ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए पश्चिम भाग में, क्योंकि ये पश्चिम भाग में था नगर दुर्ग, पश्चिम भाग में घेराबंदी की गई थी। ठीक है, जहाँ शासक रहा करते होंगे ऐसा अनुमान लगा। अब घेराबंदी से मतलब क्या, इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं आप? फोर्टिफाइड, यानी किलेबंदी जिसको कहते हैं, किला टाइप का।
फोर्टिफाइड, इसको इंग्लिश में कहेंगे घेराबंदी को फोर्टिफाइड, किले टाइप का बना दिया गया होगा। ठीक है, कि अगर कोई आक्रमण नहीं करे तो आक्रमण कोई करेगा तो उससे बचने के लिए। ठीक है, किसी राजा महाराजा हमेशा उस समय कोई ना कोई आक्रमण करता हो, कोई बाहर से ना आ जाए, जानवर या कुछ भी, किसी भी कारण से कोई दूसरा राजा नहीं आक्रमण करते, इस ढंग की डर से वो लोग क्या करते थे, अपने आसपास फोर्टिफाइड यानी किलेबंदी कर देते होंगे। ठीक है, और इस किलेबंदी से हम लोग जो शहर और नगर दुर्ग का जो फोर्टिफाइड किया गया, ठीक है, उससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ कौन रहते होंगे, शासक रहते होंगे। कौन रहते होंगे, शासक रहा करते होंगे। ठीक है, आई बात समझ में, कौन रहा करते होंगे, शासक रहा करते होंगे। ठीक है, अब इसी में मैंने बताया था पूरब में निचला शहर, कौन सा, निचला शहर। ठीक है, पूरब में कौन सा, निचला शहर, निचला शहर। ठीक है, निचला शहर क्यों कहा गया, ठीक है, क्योंकि निचला शहर इस कारण कहा गया होगा कि साधारण लोग वहाँ रहा करते होंगे, इस कारण निचला शहर। अब बोलिएगा कि निचला शहर माने साधारण लोग, तो शासक लोग उसका वैल्यू नहीं देते होंगे, जैसे जाति होगी छोटी जाति या साधारण लोग, क्योंकि शासक हम लोगों ने क्या कहा था कि नगर दुर्ग में शासक रहा करते थे। ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो छोटा को हमेशा छोटा ही समझेगा, तो साधारण लोग को उस समय सब लोग सोचते हैं आम आदमी को कोई कि राजा के अधीन है, तो इस कारण जहाँ लोग साधारण लोग आम लोग रहते होंगे उन्हें निचला शहर मान लिया गया। देखिए यहाँ हम लोग होगा, ऐसा होगा, अनुमान इस कारण लगाते क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हाँ ये हुआ होगा। कुछ कुछ साक्ष्य उस एक चीज़ को देख के ऐसा अनुमान लगाया जाता, तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। ठीक है, कोई साक्ष्य इस ढंग का नहीं मिलता कि हाँ वहाँ साधारण लोग ही रहा करते होंगे, शासक लोग रहा करते होंगे, इस कारण ये कहा गया। अब हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि घेराबंदी किया गया तो वहाँ शासक लोग रहा करते थे, तो ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वहाँ शासक रहा करते थे, इस कारण कहते हैं फोर्टिफाइड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया था अपवाद कि सिंधु घाटी सभ्यता में बांटा कितने भाग में, 2 भागों में, लेकिन एक अपवाद भी मिलता है, हर एक चीज़ में अपवाद होता है। वो क्या था, धौलावीरा का, उसको 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 3 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, सब नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ज़्यादातर बिल्डिंगें किधर बनी है, ज़्यादातर घर बिल्डिंग कहिए जो कहिए वो किधर, पश्चिम भाग में। अब पश्चिम भाग में क्या था, ये देखिए, पश्चिम भाग में क्या था, नगर दुर्ग, शासक लोग रहा करते थे। देखिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, कौन रहा करते थे, तो ऑब्वियसली वहाँ रहने के लिए राजमहल, बिल्डिंग टाइप का 5 मंजिला तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हवेली टाइप का कुछ ढंग का होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं भाई, तो पश्चिम भाग में। कहाँ, पश्चिम भाग में ज़्यादातर बिल्डिंग, घर, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग कहाँ मिले हैं, पश्चिम भाग में। ठीक है, अब आगे आइए, यानी नगर दुर्ग। ठीक है, आइए से अब मोहनजोदड़ो में एक महास्नानागार मिला है, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। और वो क्या चीज़ से बना हुआ, पक्की ईंट से। ये ध्यान रखिएगा, पक्की ईंट से पकी हुई ईंट, ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और वो क्या थे, उस पर जो प्लास्टर चारकोल की चढ़ाई करते वो वाटर प्रूफ था। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चारकोल के पर जो चढ़ाई तो वाटर प्रूफ था। ठीक है, अगर समझ में, इस बात से, किस बात से, सिंधु घाटी में तकनीकी क्षेत्र में वे सक्षम थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वह तकनीकी क्षेत्र में सक्षम थे,
वो कैसे, दो चीज़ से आपको पता चलेगा। एक तो ये देखे चारकोल की परत जो चढ़ाई गई वो वाटरप्रूफ थी, ठीक है, यानी वो इस चीज़ का निर्माण करने में वो सक्षम थे, ठीक है। एक चीज़, एक और आगे चल के जब मैं नेक्स्ट क्लास में ट्रेड के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा इसी का ट्रेड के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा वहाँ से भी पता चलता है कि टीन, कॉपर और टीन, ठीक है, टीन और कॉपर, ठीक है, से वो मिक्स धातु बनाते थे। और वो यहाँ तो होता नहीं था तो बाहर से मंगवाते, तो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उससे भी जब मिक्स करने जानते थे, ठीक है, कि टीन और कॉपर को मिला के धातु का निर्माण, तो उनकी कितनी अच्छी तकनीक व्यवस्था थी, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं, ठीक है। हम इस कारण उसको अलग से पढ़ाएंगे कि वो अलग टॉपिक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाना है, ठीक है, तभी टॉपिक क्लियर होगा। अब देखिए, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। वहाँ से क्या मिला, अग्निवेदिका क्या कहते हैं, हवन कुंड, फायर टेल्स, हवन कुंड पहले ही हम लोग हवन उवन करते हैं। वो प्रमाण कहाँ से मिले, कालीबंगा से। लोथल से भी यही मिले हवन कुंड, यानी कालीबंगा और लोथल से एक ही चीज़ मिले, खाली नाम अलग अलग ये कर दिया, हवन कुंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भी क्या मिले हैं, भंडारगढ़ी, यहाँ से भी, लोथल से भी, मोहनजोदड़ो से भी, हड़प्पा से भी, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, भंडारगढ़ी तो मिला, ठीक है, सॉरी, भंडारगढ़ी तो मिला, ठीक है, लेकिन भंडारगढ़ी क्यों मिले, इसका कारण होगा हम लोग अनाज का भंडारण करने लगे, तो इसके पीछे कुछ होगा, यानी भंडारगढ़ी और व्यापार दोनों करने लगे थे इस समय, भंडारगढ़ी और व्यापार दोनों, ठीक है। तो जब आदमी व्यापार करेगा या भंडारण करेगा तो वो किस लिए करेगा, दो ही कारण से करेगा, ठीक है। भंडारण करेगा किस लिए, भंडारण करेगा अकाल पड़ेगा इस कारण, ठीक है, कि आगे चल के कुछ ना हो इस कारण, ठीक है, या ट्रेड करने के लिए। और ट्रेड अगर करने के लिए अगर अनाज का भंडारण होता, दो कंडीशन होता है, या तो अकाल पड़ा होगा, ठीक है, उस कारण से भंडारण करने की आवश्यकता हुई होगी, ठीक है। व्यापार हम लोग अनाज का व्यापार करेंगे कब, जब सभी को अनाज पर्याप्त मात्रा में होगी। और कृषि की इससे क्या पता चलता है कि इस समय कृषि की स्थिति अच्छी रही है। एक चीज़ समझिए, हम भंडारण कब करेंगे, क्यों जरूरत पड़ेगी, अकाल पड़ेगा, इस कारण कि अकाल अगर पड़ जाए तो क्या होगा, तो हम अनाज का भंडार करेंगे, ये हो गया, समझिए। और व्यापार हम लोग कब करेंगे, ठीक है, व्यापार कब करेंगे, जब हमारी स्थिति हमें खाने के लिए रहेगा, तभी तो हम व्यापार करेंगे। तो व्यापार कब करेंगे, जब हमारी स्थिति सभी को हमारे घर में जब अनाज की व्यवस्था, चावल दाल पर्याप्त मात्रा में रहेगी, हम भंडारण किए रहेंगे, तब ना हम अपनी ज़रूरत को पूरा किए रहेंगे, तब ना हम कहीं मार्केट में बेचेंगे। और जब हम बेचना शुरू, इस समय सिद्धो घाटी सभ्यता के समय हम व्यापार भी करने लगे थे अनाज का, तो यानी इससे क्या पता चलता है कि कृषि की स्थिति अच्छी रही होगी इस समय, सिंधु घाटी के समय कृषि की स्थिति अच्छी रही होगी, तभी तो हम व्यापार करने लगे अनाज का, ठीक है। अब आते हैं कि शहर का निर्माण यानी सिटी का निर्माण कैसे हुआ होगा, जब कृषि की स्थिति अच्छी रही होगी तो लोग एक जगह रहने लगे होंगे, ठीक है। जब एक जगह यानी गांव समृद्ध हुआ होगा, गांव मजबूत हुआ होगा, क्योंकि गांव में खेती होती थी, ज़मीन ज़्यादा, तो गांव समृद्ध हुआ होगा। तो जब गांव समृद्ध हुआ तो शहर का निर्माण होने लगा, ठीक है, यानी डेवलप करेगा वही जगह। आप देखिए, जब लोग को पैसा आने लगता है
या वहाँ के लोग सक्षम होने लगते तो पक्का मकान बनाने लगते, उद्योग खुलने लगता है, ये सब धीरे वही शहर का निर्माण होने लगता है। यानी गांव मजबूत होता है तभी तो शहर मजबूत होता है कि नहीं। अब देखिए, अब आगे चलते शहरी लक्षण, क्या क्या भाई शहर के लक्षण थे, शहर में क्या क्या थे भाई। चलिए, शहर का जो निर्माण था सिंधु घाटी का ये या हड़प्पा वाला, तो शहर का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, ठीक है, एकदम वेल प्लान्ड था। वो कैसे, यहाँ घर 1 से 2 मंजिला होती थी, सभी पक्के ईंट के बने होते, नालियाँ पत्थर से ढके होते थे। बहुत तो समझिक होगा या गलती से टाइपिंग हो गया है, ठीक है। एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या, जल निकासी, ठीक है। जल निकासी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है, क्योंकि उसका जो था मेन हॉल में नाली सब जुड़ा हुआ था, मेन रोड पर आकर सब नाली का पानी एक जगह जाता था, वहाँ से मेन हॉल में जाता था, ठीक है, यानी बड़ा नाला में मिल जाता था, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, कोई आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण शहरी लक्षण क्या थे, तो क्या थे, जल निकासी, क्या थे, जल निकासी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अब खुदाई में क्या क्या मिले भाई, मनके मिले, ठीक है, मनके मिले, लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला, कहाँ से, लोथल से। लोथल कहाँ है, कहाँ है, राजस्थान, देखिए कालीमंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात के पास है, ठीक है। लोथल कहाँ, लोथल का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला, लोथल से, ठीक है। पत्थर के बाट, यहाँ तो लिखा के बाट कर लीजिएगा, बाट बनाने में चर्ट नामक पत्थर का, सॉरी कल से इतना मिस्टेक नहीं होगा, चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया गया था। किस, बटखड़ा जिसको कहते हैं, बटखड़ा जिसे वजन, वो क्या चीज़ से, चर्ट नामक पत्थर से बनाया गया था, ठीक है, बनाया जाता था, ठीक है, बाट को, ठीक है, जो बटखड़ा नहीं होता जिसे वजन तौलते वो। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, चांदी के फूलदान के टुकड़े मिले, ठीक है। और कॉटन का सबूत कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से 7000 साल पहले, ठीक है। मोहर जो मिला था वो किस आकार का था, आयताकार, ठीक है। मोहर पर क्या मिले, सींग, एक सींग वाले जानवर के चित्र मिले हैं, और उन पर, ठीक है, उन पर जो भी स्क्रिप्ट यानी जो भी चीज़ लिखा हुआ था वो आज तक नहीं पढ़ा गया है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि उस पर जो भी स्क्रिप्ट, वो सिक्का जो था या मोहर जो था, उसके ऊपर एक सींग वाले का एक सिंह वाले का चित्र था, और उस पर आपको जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ गया था वो आज तक नहीं पढ़ा गया, ठीक है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, कि सबसे पहले लिखने का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है, लिखावट का ये साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। किससे मिला है, सिंधु घाटी से, ठीक है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये सेक्शन, ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं हर दिन आप लोग को एनसीईआरटी में पढ़ाऊँगा। इसका CDP एक और मेरा चैनल है, अध्ययन तक ही आप लोग सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है।
सॉरी। आप लोग को अगर मेरा सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट, कुछ अच्छे कमेंट लिखिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और अच्छे से मैं और पढ़ा सकूँ। ठीक है, मैं फिर मिलते हैं हम लोग मिलते हैं फिर 3 बजे, 4 बजे हम लोग मिलते हैं एक नए CDP के चैप्टर के साथ, इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके, हम लोग मिलते हैं इंटेलिजेंस थ्योरी में 3 बजे हम लोग मिलते हैं लाइव सेशन में, वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, टेक केयर, कोविड से बच के रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।